नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है देबोलिना भट्टाचार्य जी और भूत की सच्ची कहानी यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की कहानी का नाम है दो कलाकारों की मौत और ये कहानी को मैंने ही लिखा है। ये कहानी कुछ हद तक काल्पनिक है और इसमें कई सारे किस्से हकीकत से भी ताल्लुकात रखते हैं। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आएगी। और हाँ, अगर आप हमें आपके किस्से या कहानियाँ भेजना चाहते हैं तो हमें लिख भेजिएगा ज़रूर www.bhootkisachchikahani.com पर। स्पेलिंग है BHOOT भूत KI सच्ची SACCHI सच्ची कहानी KAHAANI कहानी.com पर, या फिर आप हमें डायरेक्टली DM भी कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, दो कलाकारों की मौत। ये कहानी पुष्पा और शशिधर के बारे में है और वो दोनों टिकटॉकर थे। जी हाँ दोस्तों, वो दोनों टिकटॉकर थे। पहले तो जब टिकटॉक आया नहीं था तब ये दोनों दिन रात ईंट की भट्टी में खून जलाया करते थे, पर जब से टिकटॉक आया तब से तो मानो इन दोनों की किस्मत ही बदल गई। शशिधर जहाँ बहुत अच्छा गाता था, उसी तरफ उसी की बहन पुष्पा बहुत अच्छा नाचती थी। दोनों भाई बहन ने मिलकर तो अपने टिकटॉक अकाउंट पे मानो धूम मचा दी थी। उन लोगों का अभी दिनचर्या ही बदल गया। सुबह उठकर रिवाज करना, एक पैर में घुंघरू तो दूसरे जगह में हारमोनियम, और लोगों ने भी बहुत अप्रिशिएट किया उन लोगों का काम। ये सब चल ही रहा था कि पुष्पा की तबीयत एक दिन अचानक खराब हो गई। तभी शशिधर ने पुष्पा से कहा कि अरे तुझे चिंता करने की क्या जरूरत है, अब तो हमें पैसों की कोई तंगी नहीं। तेरा इलाज मैं बंबई जाकर बड़े से अस्पताल में करवाऊंगा और तू ठीक हो जाएगी। पुष्पा भाई का ये बात सुनकर बहुत खुश हो गई। उसने कहा कि चलो भाई, आखिरकार ये टिकटॉक का ही तो कमाल है। इस टिकटॉक के कारण आज हमारे पास खाने को रोटी है, सर के ऊपर छत है। जो हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था, आज वो सब कुछ हमारे पास है। ये टिकटॉक और कुछ नहीं, भगवान की ही देन होगी। धीरे धीरे करते करते पुष्पा की तबीयत बहुत बिगड़ने लगी। उसका एक पैर काम करना बंद कर दिया था। तभी शशिधर ने ये सोच लिया कि अब बस बहुत हो गया, अब उसे पुष्पा को बंबई लेके जाना ही पड़ेगा। और उसने किया भी वैसा। अपनी छोटी सी बहन को लेके वो बंबई चला आया। पर बंबई में आने के बाद उसे ये पता चला कि अरे ये तो यहाँ तो बहुत खर्चा होने वाला है, ये इतने पैसों से वो क्या कर सकता है। तभी जब उनका बंबई में आने का न्यूज़ धीरे धीरे स्प्रेड होने लगा तो लोग उन लोगों से आके मिलने लगे। लोगों ने उन्हें डोनेशन दिया और पुष्पा की सर्जरी हो गई। जी हाँ, पुष्पा का एक पैर काटना पड़ा था, पर वो पीछे नहीं हटी। उसने कहा कि मैं नाच नहीं सकती तो क्या हुआ, मैं आपके लिए हारमोनियम बजा दूंगी, आप गाना गा सकते हैं और हम लोग फिर भी अपना टिकटॉक अकाउंट तो चला सकते हैं। और ये सब करने के पीछे लोगों ने भी उन लोगों का बहुत साथ दिया। वो लोग जब गांव वापस गए, लोगों ने तो तरह तरह की बातें की कि अब तेरे से शादी कौन करेगा, तू तो अभी तेरे भाई के ऊपर बोझ बन गई है, अब तो तेरा टिकटॉक अकाउंट भी नहीं चलने वाला। तब पुष्पा ने कहा कि नहीं, बंबई जब गए थे हम लोग तब वहाँ पे लोगों ने हम लोग को बहुत सपोर्ट किया था और मैं अब यही आशा करती हूँ कि यहाँ पे भी
हमें सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। ये सब बातें चल ही रही थी कि अचानक मानो एक लहर सी दौड़ उठी। हमारे देश के प्रधानमंत्री और बाकी जितने भी बड़े बड़े मंत्री थे, उन्होंने एकदम से एक फैसला सुना दिया कि टिकटॉक और बाकी जितने भी चीनी ऐप्स हैं सबको बैन कर दिया जाएगा। ये सुनकर पहले पुष्पा ने शशिधर से कहा कि अरे भैया ऐसा नहीं होगा, ये सब तो बस ऐसे ही चलता रहता है, अफवाह, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पर ये अफवाह नहीं था। 3 दिन के बाद टिकटॉक सच में बंद हो गया। धीरे धीरे करते करते पुष्पा और शशिधर के काम भी बंद होने लगे। उनके काम बंद होने के साथ ही साथ पैसे भी आने बंद होने लगे। वो लोग उसी जगह में वापस जाके पहुंच गए जहां से उन्होंने शुरू किया था। गरीबी ने मानो उन लोगों को ऐसे जकड़ लिया फिर से कि अब खाने की तो छोड़ो, दवाई की भी पैसे नहीं थे उनके पास। शशिधर ने अब सोचा कि अब तो बहना काम नहीं कर सकती, तो इसीलिए अब उसे दिन 2 गुना और रात 4 गुनी मेहनत करनी पड़ेगी। ये सब वो सोच के दिन रात एक कर काम कर ही रहा था कि उसके सिर में मानो कुछ आके गिर गया हो और उसे सब कुछ दिखना बंद हो गया, और वो तभी उस भट्टी में सर चकराकर गिर पड़ा। समय बीतता गया और शशिधर भैया घर नहीं आए। पुष्पा को बहुत चिंता हो रही थी शशिधर की। तभी उर्मी ने आकर ये कहा पुष्पा से कि अरे तेरा भाई वो तो शराब पी के गिर गया होगा शायद ईंट की भट्टी में, लोग बोल रहे कि वो मर गया होगा, क्या जाके देख के आ। पुष्पा को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने तभी उर्मी को टोका और कहा कि मेरा भाई शराब नहीं पीता है। उर्मी ने तब कहा, हाँ पता है कितना नहीं पीता है, लोग तो यही बोल रहे हैं ना कि तेरा भाई, हाँ, पहले पैसे पैसे पैसे, अब पैसे नहीं थे तो मानो शराब पीकर इधर उधर गिरता पड़ता रहता है। हाँ? अपने भाई को संभाल के रखना। हम जवान जवान लड़कियां रास्ते से गुजरेंगे और उसने अगर हम लोगों को कुछ कहा तो। पुष्पा ने कुछ कहा नहीं, वो बस चुप रही। उसने सिर्फ ये सोचा कि आज भैया को आने दो, मैं उसकी क्लास लगाऊंगी पक्का। पर जब रात को शशिधर घर लौटा तो पुष्पा ने उनसे डायरेक्टली पूछ लिया कि भैया मैंने सुना कि आप शराब पीकर टुन थे और भट्टी में गिर गए थे। शशिधर तो मानो गुस्सा हो गया। वो पुष्पा से बोला, तुझे किसने बताया कि मैं शराब पिया हुआ था? मैं शराब नहीं पीता। तुझे पता है, मैं बस तो ऐसे ही गिर गया था, मगर मेरे साथ इसके बाद क्या हुआ इसका अंदाजा मुझे नहीं है। खैर मैं कुछ खाने के लिए लाया हूँ, तो पका तो नहीं पाएगी, तू बैठ, मैं खाना पका के फिर हम दोनों खा के सो जाएंगे। इस पर पुष्पा को बहुत गुस्सा आया, पर उसने अपने भैया से कुछ कहा नहीं। जब सुबह हुई तो पुष्पा कुछ ठीक नहीं थी। पुष्पा के उस पैर में जो कटा हुआ था बहुत दर्द हो रहा था। शशिधर को जब होश आया तब वो दौड़ता हुआ अपने बहन के पास गया तो उसने देखा कि उसकी बहन दर्द से कर्रा रही थी। भैया मुझे मार डालो, मुझे ऐसा नहीं रहना,
पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं चल नहीं पा रही हूँ। ये सुनकर शशिधर के आंखों से आंसू आ गए और तभी उसने पुष्पा से ये कहा कि बहना, तू चिंता मत कर, मैं कुछ करता हूँ। कहीं से तो मैं पैसों की बंदोबस्त कर ही लूंगा। तू चिंता बिल्कुल मत कर बहना, मैं कुछ करता हूँ, रुक, तू चिंता मत कर। तू थोड़ा देर आराम कर ले, इसके बाद मैं जाके मैं करता हूँ कुछ बहना। तू भैया मुझे मार डालो, मुझे बिल्कुल रहना नहीं है, मार डालो मुझे भैया। ऐसा नहीं कहते बहना, अगर तू भी नहीं रहेगी तो मेरा साथ कौन देगा। मैं करता हूँ कुछ, तो तू आ जा, तू बिस्तर में सो जा, मैं आता हूँ, रुक। ये कहकर शशिधर वहां से निकल गया। पुष्पा को ये तो पता नहीं था कि शशिधर आखिर गया कहाँ, पर उसने ये जरूर कहा था कि वो कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि अब पुष्पा और शशिधर के पास कोई काम था नहीं। तो इसीलिए शशिधर ने वापस ईंट की भट्टी में जाना ही ठीक समझा। वो ईंट की भट्टी में जाकर उस मालिक से बहुत मिन्नतें करने लगा। वो कह रहा था, मालिक, मेरी बहन बहुत तकलीफ में है, अब कुछ पैसे दे दो, मैं आपके पैसे सूद समेत लौटा दूंगा मालिक, मुझे आप पैसे दे दो। आप चाहे तो मेरी हारमोनियम रख लो, मगर मुझे कुछ पैसे दे दो मालिक, मुझे कुछ पैसे दे दो। मेरी बहन वो बिल्कुल ठीक नहीं है मालिक। पर ये सुनकर उसका मालिक उसे बोलता है कि तेरी बहन ठीक नहीं है तो मैं क्या करूं, मार डालो उस लंगड़ी को। वैसे भी तेरे साथ रहेगी तो आफत ही बनी रहेगी, अगर मर जाएगी तो तू आराम से अपना घर बसा सकता है, समझा। अब जा यहाँ से, काम में लग जा, और अगर मैंने तुझे दोबारा यहाँ पे ऐसे गिरगिराते हुए देखा तो तेरी तनख्वाह काट कर तुझे दिन रात और मेहनत करवाऊंगा। कुत्ते के पिल्ले, भाग यहाँ से। शशिधर वहां से चला तो आया, पर उसे बहुत दुख हुआ। एक तो एक गाली, ऊपर से पैसे भी नहीं हैं हाथ में। आखिर बंदा जाता तो जाता कहाँ। खाने को नहीं थे, दवाई के लिए भी पैसे नहीं थे। घर में छोटी बहन दर्द से कर्रा रही थी। उसने सोचा कि वो गांव के मुखिया के पास जाएगा और जाके उससे कुछ तो पैसे उधार ले ही लेगा। जब वो गांव के मुखिया के घर गया, तब गांव के मुखिया ने उसे कहा कि बेटा, तुम आए तो हो, पर पैसे तो मैं तुम्हें ऐसे नहीं दे सकता। अगर तुमको पैसे चाहिए तो तुम अपनी बहन को बोलो नाचने के लिए, और तुम ये हारमोनियम लेके गाना गाओगे ना। अगर तुम्हारी बहन नाचेगी तो मैं 5,000 क्या 10,000 भी देने को राजी हूँ। ये सुनकर शशिधर को बहुत गुस्सा आया। वो आग बबूला हो गया। जब वो वहां से निकला तो उसने सोचा कि वो मुखिया को छोड़ेगा नहीं, वो इसका बदला जरूर लेके रहेगा। जब वो वापस घर आया तो पुष्पा दर्द से फिर से कर्रा रही थी। भैया, क्या हुआ? पैसे मिले, दवाई मिली, आप खाली हाथ तो नहीं लौटे ना? भैया,
अब कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो भैया? कुछ तो बोलो भैया। शशिधर कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि उस दिन उसके हाथों में कुछ नहीं था। उस दिन उसे अपने गरीब होने पे बहुत घृणा आई और बहुत लज्जा भी आई। उसने ये सोचा कि आखिर ऐसे बड़े भाई होने का क्या मतलब है जब आप आपकी छोटी बहन के लिए कुछ कर नहीं सकते। उसने अपने जीवन को धुतकारा, बहुत धुतकारा। फिर उसने सोचा कि अब चोरी के सिवाय और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर बहन के लिए दवाई लानी पड़ेगी, अगर घर में खाना चाहिए, तो बस ये ही एक आखिरी रास्ता है। और तभी उसे गांव की मुखिया की बात याद आ गई, जब उसने कहा था कि बेटा, तू अपने बहन को बोल नाचने के लिए मैं 5,000 क्या 10,000 भी देने को राजी हूँ। शशिधर ने सोच लिया था कि बस अब मुखिया के घर होगी चोरी और उस पैसे से वो खाना लाएगा और दवाई भी लाएगा अपनी छोटी बहन पुष्पा के लिए। अजी सुनते हो? हाय दैया, मेरा सारा गहना सब चोरी हो गया। हाय राम, मेरे तो भाग फूट गए। अजी कहाँ मर गए, सुनते हो कि नहीं? इसीलिए मैं बोलती हूँ कि ये सब बैंक लॉकर में जाके देखे आओ, लेकिन नहीं, तुम तो मेरी कहा कभी मानते ही नहीं हो। ये सुशीला काकी थी, गांव की मुखिया की बीवी। पिछली रात जब शशिधर घर से निकला था चोरी करेगा बोल के, वो मुखिया के घर आया तो जरूर था, पर तभी उसने देखा कि 2-3 लोग मुंह में मास्क लगाए हुए मुखिया के रूम में जाकर कुछ सामान इधर उधर करने लगा। उसने सोचा कि वो मुखिया को जाके बता देगा कि मुखिया, तेरे घर चोर आया है। पर शशिधर को सुबह की बात याद आ गई और उसने कुछ नहीं कहा। वो वहां से चुपचाप लौटकर वापस घर आ गया। घर आकर उसने सोचा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि उसके मन में चोरी करना पाप था। वो गया तो जरूर था, पर वो चोरी कर नहीं पाया। इसके कुछ भी कारण हो सकते हैं, पर जब गांव के मुखिया वहां आए तो वो अपना सर पीट पीट कर रोने लगे और रोते रोते ये बोल रहे थे कि ये मुआ शशिधर का काम होगा। वो कल आया था मेरे से पैसे मांगने के लिए, मैंने मना क्या कर दिया। वो तो चोरी पे उतर आया। मैं उसका पुलिस कंप्लेन करूंगा। ये उस शशिधर का ही काम है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये जब गांव के लोगों ने सुना तो गांव के लोग दौड़कर शशिधर और पुष्पा के घर चले गए। तभी उर्मी पुष्पा को बोलने लगी, हाय राम, एक तू, ऊपर से तेरा वो कलमुहा भाई शशि। तुम दोनों को कुछ काम धंधा नहीं है क्या? बीच में तो बड़े पैसे कमा रहे थे, अब क्या हुआ? अब पूरे गांव में चोरी करता फिर रहा है तेरा भाई, कहाँ है? पुष्पा ये सुनकर दंग रह गई। मेरा भाई चोरी? मेरा भाई तो कभी चोरी नहीं कर सकता। वो तब उर्मी से पूछने लगी, ए उर्मी, तेरे को किसने बताया रे कि मेरा भाई चोर है? तब उर्मी बोल रही, हाँ, बड़ी भोली बन रही है, देखो, गांव के मुखिया के घर चोरी हुई है और गांव के मुखिया चिल्ला चिल्ला के सबसे यही बोल रहे हैं कि
तेरा भाई चोर है। पुष्पा कुछ बोली नहीं क्योंकि उसे अपने भाई के बातों का ख्याल आया। जब उसने बोला था ऐसा कुछ कि वो कुछ करेगा, वो बाहर जा रहा है, वो खाली हाथ नहीं लौटेगा। जब गांव के लोग वहां से जाने लगे तभी शशिधर वहां आ पहुंचा और पुष्पा ने शशिधर से पूछा, भैया आप कहाँ गए थे? आप सुबह से दिखे नहीं। तब शशिधर पुष्पा को ये बोलता है कि अरे नहीं, मैं तो बाजू के गांव में गया था कल रात को। सोचा था दोस्तों से कुछ पैसे उधार ले लूंगा, और क्या रास्ता है। अब पैसे मिलना भी बहुत बड़ी बात हो गई है। ईंट की भट्टी के मालिक से भी पैसे नहीं मिले और गांव के मुखिया से भी पैसे नहीं मिले। तेरी दवाई और हमारे खाने का क्या होगा पुष्पा? इस पर पुष्पा अपने भाई पे गरज उठी और वो बोलने लगी, शर्म नहीं आती तुझे? तू कल मुखिया के घर जाके चोरी करके आया और अब मुझे बोल रहा है कि तू बाजू के गांव में गया था। मर जाना चाहिए था तुझे, तू मरा क्यों नहीं? शशिधर ये सब सुनकर हैरान रह गया। वो पुष्पा की ओर देख के बोला, अरे बहना, मैं तो कहीं नहीं गया। वो मन ही मन में ये सब बोल ही रहा था कि तभी गांव के मुखिया वहां पर पुलिस लेकर आ गए और पुलिस ने शशिधर के पैरों में 2 डंडे लगाए और बोला कि आखिर उसने चोरी क्यों की। इस पर शशिधर ने ये बोला कि अरे साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं तो मामूली इंसान हूँ और कल रात से तो मैं अपने दोस्त के घर गया हुआ था। मैं क्यों चोरी करूं? पर पुलिस को शशिधर के ऊपर पूरा शक था क्योंकि गांव के मुखिया ने जोर जोर से शशिधर का ही नाम लिया था और पूरे गांव को ये पता था कि अब शशिधर और पुष्पा के पास खाने के भी पैसे नहीं थे, तो वो लोग दवाई या फिर इलाज कैसे कराएंगे। और पुलिस ने शशिधर को पकड़ लिया और उसे थाने लेकर चले गए। पीछे से पुष्पा रोती बिलखती रही पर किसी ने उसकी एक न सुनी। उस रात शशिधर को थानेदार ने बहुत पीटा, मानो उसकी हड्डी पसली एक हो गई हो, और इतना पीटा कि वो बेहोश हो पड़ा। थानेदार ने उस पर बहुत पानी के छींटे दिए पर कोई फायदा नहीं हुआ। पहले तो वो थोड़ा बहुत करा रहा था, पर बाद में मुंह से कराने की आवाज भी बंद हो गई। ये वही रात थी जब दुनिया के दूसरे लोग बहुत चर्चा कर रहे थे कि यूट्यूब अच्छा है और टिकटॉक बुरा, कि टिकटॉक अच्छा है, यूट्यूब बुरा। किसी ने तो ये भी वीडियो दिया था कि अच्छा ही हुआ टिकटॉक बैन हो गया। ये टिकटॉक कुछ टैलेंट वैलेंट नहीं दिखा सकता, ये तो सब एक ढांचा है, ढांचा। हाँ, असली टैलेंट तो यूट्यूब में ही मिलता है। लेकिन ऐसे लोगों को क्या ही पता था कि इस दुनिया में पुष्पा और शशिधर जैसे भी लोग रहते थे, जहां पुष्पा और शशिधर को ये यूट्यूब के पंजे नहीं आते थे। उन्हें तो बस अपनी कला को लोगों के सामने लाने के लिए टिकटॉक ही सबसे बेहतरीन लगता था, क्योंकि उसको यूज करने में बहुत आसान लगता था। और दूसरी बात, वो कोई यूट्यूब की तरह ये मिलाना वो मिलाना ये सब करना जरूरी नहीं था। आप एक बार देखना शुरू करते हो तो बस आप देख सकते हो। और ऐसा ही हुआ था, क्योंकि
टिकटॉक चलाने के बाद से पुष्पा और शशिधर का जीवन मानो सुधर सा गया था। पर आज का दिन बहुत काला था। आज पुष्पा, जिसके पास एक पैर नहीं था, जो पहले नाचती थी, आज उसके घुंघरू बस ऐसे ही पड़े हैं। और दूसरी तरफ शशिधर, जो 2 वक्त की रोटी अपनी छोटी बहन को खिलाने के लिए इधर उधर भटकता था। और आज तो देखो, हद ही हो गई। आज वो जेल में है और उसके पास कोई रास्ता नहीं है बचने का। खैर, अब जब अगली सुबह हुई तो थानेदार ने पुष्पा को बुलाते हुए ये कहा कि ले जाओ अपने भाई को, ये कोई काम का नहीं है हमारा। रात से जो सोया है तो सोया ही है, अभी तक उठता ही नहीं है। हाँ, आराम की रोटी जो मिली है इसे। पुष्पा जाकर अपने भाई को बहुत बहुत समय से जगाने की कोशिश कर रही थी, पर उसका भाई उठा नहीं। फिर पुलिस वालों ने शशिधर के बॉडी को पुष्पा के हवाले कर दिया। जी हाँ, शशिधर मर गया था। उसकी मौत कल रात ही हो चुकी थी। ये दुख पुष्पा से सहा नहीं गया। जब उसने देखा कि उसके पास कोई चारा नहीं है और कोई दूसरा आया भी नहीं उसके भाई को जलाने के लिए, तब उसने सोचा कि आखिर ऐसे जीवन में रहने का क्या ही मतलब है, जहां पे लोग एक दूसरे के जिंदगी का दाम नहीं दे सकते, जहां पे प्यार करुणा कुछ नहीं है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप सबसे अच्छे हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये सब सोचते सोचते उस दिन मानो पुष्पा के शरीर में एक अलग ही शक्ति आ गई थी। उसने अपने दुपट्टे से अपने आप को फांसी दे दी। जी हाँ, एक भाई जो बहुत सुंदर गाना गाता था और उसकी एक बहन जो बहुत अच्छा नाचती थी, जो एक समय के बहुत चमकते हुए उभरते सितारे भी थे, आज उन दोनों की मौत हो गई। पूरे गांव वालों ने बहुत शोक मनाया। जब उन दोनों की लाशें घर से निकाली गई, तब उर्मी बोल रही थी, हाय राम, मुझे तो पहले से ही पता था, ये शशि और ये पुष्पा बहुत अच्छे हैं, पता नहीं कैसे इन लोगों की मौत हो गई। इस पर और भी लोगों ने टिप्पणी दी, पर गांव के मुखिया बोल रहे थे, मुझे तो पुष्पा का नाचना बहुत पसंद था। मैंने तो शशि को बोला भी था कि वो 5,000 क्या, मुझसे 10,000 लेके जाए और पुष्पा का इलाज कराए, पर उसने मेरी ये बात नहीं मानी। उसने मेरे घर पे चोरी करना ठीक समझा और आज देखो क्या हो गया। भगवान कभी चोरों को बख्शते हैं भला। इसी पर सुशीला काकी बोल पड़ी, हाँ हाँ, होगा होगा, तुम बड़े आए 10,000 5,000 देने वाले। मेरे यहाँ से पैसे निकाल के देखना बुढ़ा, मैं तेरा हाथ काट लूंगी। और मरे तो मरे, अच्छे हुए। एक काम कर, इसकी जो जमीन है उसको हम बेच देते हैं और जो पैसे मिलेंगे उससे मैं अपने लिए एक मोटा करके चेन बनवाऊंगी। हाँ, सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। किसी को पुष्पा और शशिधर याद आए ही नहीं। पर हद तो उस दिन हो गई जब सुशीला काकी यानी कि गांव की मुखिया की बीवी
का जन्मदिन था। उस दिन घर में बहुत बड़ी पार्टी रखी गई थी और सुशीला काकी, उनका क्या कहना, उनके पास जितने भी जेवरात थे वो सब पहन के बैठी थी कि आज एक एक लोग आएंगे और उन्हें देख के बोलेंगे कि वाह बहुत सुंदर लग रही हो। खैर हुआ भी ऐसा, पर जब लोग खाने को बैठे तो खाना नहीं था। सुशीला काकी और उनके पति यानी कि जो गांव के मुखिया थे, दोनों दंग रह गए कि अरे खाना तो बहुत बना था, तो आखिर खाना गया तो गया कहां? फिर सुशीला काकी ने कहा कि हाँ, तुमने बनाया होगा खाना, कंजूस कहीं के, कुछ भी खाना वाना बनाया नहीं है, ऐसे ही बात करता है बूढ़ो। एक काम करो, फिर से खाना बनाओ, मुझे तुम्हारे बातों का थोड़ा भी भरोसा नहीं होता। ये सुनकर अब मुखिया कुछ बोल भी नहीं सकते थे, तो खाना दोबारा बनाया गया। पर जब खाना दोबारा बनाया गया और आधे घंटे के लिए जब रसोई पूरी खाली कर दी गई थी, तब फिर से खाना कहीं मानो गायब हो गया। धीरे धीरे लोगों को ये डर सताने लगा कि खाना बना तो था, पर खाना गया तो गया कहाँ। खैर वो रात बीत गई और अगली सुबह के लिए लोग बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। और हाँ, आज पुष्पा और शशिधर को मरे हुए 3 ही दिन हुए थे और उसी के गांव में लोग बहुत जोरों शोरों से पार्टी कर रहे थे, बर्थडे पार्टी। वो भी किसकी? सुशीला काकी की। जब पार्टी खत्म हुई और लोग वहां से जाने लगे, तब एक बहुत जोर की बिजली चमकी और सब दंग रह गए। लोग ये देख रहे थे कि उनके खेतों में आग लग गई, लेकिन पहले खेतों में आग नहीं लगी, आग लगी वो सारे बिजुका में, जिसे हम लोग इंग्लिश में स्केयर क्रो बोलते हैं। जी हाँ, जितने भी बिजुका थे सब जल गए और वहां से पूरे खेत की जमीन में और फसलों में आग फैल गई। सब गांव वाले देखने लगे, पर कोई भी कुछ कर नहीं पाया। लोग इधर उधर दौड़ तो रहे थे, पर एक अनाज का दाना भी वो बचा ना पाए। खैर वो रात बीत गई और वो बहुत काली रात थी। 1-2 दिन करके ऐसे कई हफ्ते बीत गए और दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ घटता ही रहता। और रात को लोग अक्सर सुनते कि कोई छन 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 कहकर यहाँ वहाँ दौड़ रहा है। पायल की आवाज, गाने की धुन यहाँ वहाँ गूंजती रहती। लोग ये पक्का कर लिए थे कि ये और कोई नहीं, पुष्पा और शशिधर ही होंगे। ये दोनों मरे वरे नहीं हैं, इधर से या फिर उधर से कहीं से भी कुछ करके ये दोनों भाई बहन सारे गांव वालों को सताना चाहते हैं। इसीलिए गांव वालों ने ये सोचा कि इस बार ये दोनों भाई बहन को लोग पकड़ लेंगे और गांव के मुखिया को ये दायित्व दिया गया। गांव के मुखिया ने पुलिस को बताया कि हमारे गांव में ये जो पुष्पा और शशिधर थे, जिसको आपने छोड़ दिया था, ये दोनों गांव में अभी आके तहलका मचा रहे हैं। कभी खाना चोरी कर लेते हैं या फिर कभी अनाज खराब कर देते हैं। गांव का कभी कुआं सूख जाता है या फिर गांव के मुखिया के घर में 2-3 बार चोरी हो जाती है। ये सब चीजें दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। वहां पे लोग अब खाने को तरस रहे थे। जब धीरे धीरे दिन बढ़ता चला गया आगे, तब लोगों को ये समझ में आया कि ये मानो कुछ और है, क्योंकि पायल की छन छन एक जगह नहीं 4-5 जगह में हो रही थी।
और ये छन छन के पीछे जब लोग दौड़ते थे तब उन्हें कुछ नहीं मिलता था। तब उन लोगों ने ये सोचा कि नहीं, अब हमें कोई साधु संत को बुलाना पड़ेगा, किसी ऐसे इंसान को बुलाना पड़ेगा जिनको ये सबका ज्ञान हो। गांव के मुखिया के घर में जब चोरियां होती रही तब लोगों ने ये सोच लिया कि ये कोई इंसान का काम नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे घर बंधा रहता था, जैसी कुंडी लगी रहती थी, सब कुछ तो वैसे ही रहता था। मुखिया ने तो मानो 4-5 लोगों को और लगा दिया अपनी घर की देखभाल करने के लिए, पर तब भी घर में अनाज नहीं रहता या फिर घर से चोरी हो जाती, ये सब चीजें चलती ही रहती। लेकिन चोरी का सामान कहाँ, कब और कैसे लिया जाता है ये किसी को पता नहीं चलता। जब गांव के मुखिया ने एक पंडित को बुलाया तब उन्होंने ये बताया कि ये गांव अब शापित हो चुका है और अब यहाँ के जितने भी लोग हैं सब शापग्रस्त हो चुके हैं, यानी कि इस गांव के हर एक लोगों को प्रायश्चित करना पड़ेगा। लोग ये सुन के तो बौखला गए, आखिर शापित होने की क्या बात थी, उन्होंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है। तब पंडित जी ने ये बताया कि इस गांव में एक काला साया है जो रात को इधर उधर घूमता रहता है, लेकिन सिर्फ एक ही काला साया है। लोगों ने तब सोचा कहीं ये शशिधर तो नहीं। फिर वहां से सुशीला काकी ने ये बताया कि अरे नहीं, वो शशिधर कैसे हो सकता है, वो तो पुष्पा होगी करमजली जी के भी उसके लिए शांति नहीं था, अब मर गई तब भी पीछे पड़ी हुई है। तब गांव की मुखिया ने सुशीला चाची को शांत रहने को कहा और पुलिस को कार्रवाई करने को कहा। जब दिन और आगे बढ़ रहा था और पंडित जी ने एक विधान बताया था कि रात के 7:30 बजे के बाद या फिर 7:45 बजे के बाद कोई भी घर से ना निकले। ये पूर्णमासी की रात जो है, अगर इसमें किसी के घर में चोरी होती है तो मानो वो घर सबसे शापित माना जाएगा। पूर्णमासी की रात को आने के लिए अब सिर्फ 2 ही दिन बचे थे और सब लोग यही सोच रहे थे कि आखिर वो कौन सा घर होगा जिसमें होगी अनाज की चोरी। हर एक लोग मानो अपने घर से अनाज लाके एक बड़े से कुंडी में जमा कर दी और उन लोगों ने ये सोचा कि अगर हमारे घर में अनाज होगा ही नहीं तो चोरी कहाँ से होगी, और अगर चोरी नहीं होगी तो शाप लगना तो दूर की बात, कोई असर ही नहीं पड़ेगा। ये सब सोचते सोचते पूर्णमासी की रात भी आ गई। वो रात बहुत काली, अंधेरी और घनी थी। रात को 7:45 बजे के बाद सब लोग अपने अपने घरों में जाकर बैठ गए और गांव के जितने भी बच्चे थे वो लोग तो मानो अपने ही कमरे में जाके दुबक के बैठे थे कि कहीं आज रात को चुड़ैल या फिर भूत आके उन्हें कुछ कर ना जाए, क्योंकि बच्चों के मन में ये डर बैठ गया था कि चुड़ैल और भूत उन्हीं के घर आएंगे और उन्हीं के घर को शापित कर चले जाएंगे। उस रात कुछ हुआ नहीं किसी के घर में, लोग बड़े खुश थे। लोगों ने सोचा कि चलो आखिर हमारा जो ये फैसला था ये सफल हुआ, और लोग बहुत खुश होकर अगले वाले दिन अपने अनाज को लेने के लिए उस कुंडी में चले गए। लेकिन जब वो लोग वहां पे जाके देखे तो वो डर गए। उस कुंडी के अंदर अनाज के साथ साथ खून पड़ा हुआ था, और ये खून लाल रंग का सिर्फ नहीं था, इसमें थी और बहुत सारी चीजें, ऐसे मानो कि किसी ने तंत्र मंत्र कर उस पूरे अनाज के जगह को भर दिया हो।
लोग डर गए और वो लोग दौड़ते दौड़ते पंडित जी के पास गए। पंडित जी ने ये देखते हुए कहा कि ये अनाज को खाना असंभव है, क्योंकि अगर ये अनाज को किसी ने खा लिया तो वो जिंदा नहीं रहेगा। इस अनाज को किसी चुड़ैल ने शापित किया है। तब सुशीला काकी फिर से घर से दौड़ के निकली और वो बोली, हाय मेरे राम, ये उस पुष्पा का ही कमाल होगा। मैंने कहा था ना करमजली, जीते जीते तो हमको शांति नहीं दिया, अब मरने के बाद भी शांति नहीं मिल रहा है। ये सुनने के बाद लोगों ने सोचा कि पुष्पा और शशिधर के घर को आग लगा दिया जाए, तो ना रहेगा उनका घर और ना रहेगी आत्मा की चिंता। तब पंडित जी ने एक सुझाव दिया कि ये सब चलने से अच्छा है कि महायज्ञ किया जाए, और महायज्ञ के लिए इस गांव में 3 से 4 दिन का महापूजा होगा। इसमें गांव के जितने भी लोग हैं हर किसी को शामिल होना पड़ेगा और हर किसी के घर से अनाज को दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये यज्ञ सफल नहीं होगा, और ये यज्ञ रात के 11:15 बजे से शुरू होगा और दिन के 1:30 बजे में खत्म। लोगों ने कहा कि ठीक है, हम लोग देने को राजी है। और तभी पंडित जी ने सुशीला काकी से ये कहा कि आपको आपकी सोने की अंगूठी देनी पड़ेगी। सुशीला काकी इस बात पे भड़क गई और वो कहने लगी, हाय राम पंडित जी, हम क्यों दे हमारी सोने की अंगूठी? आखिर आपको हम ही मिले थे क्या सोने की अंगूठी देने के लिए हैं? और तो कितने सारे लोग हैं, उनसे मांग लीजिए हैं। एक तो मेरा घर का गहना वहना सारा चोरी हो गया, ऊपर से आप हमारे अंगूठी मांग रहे हैं। ये तो बहुत बुरी बात है। आप कहीं हमसे ये सोने की अंगूठी ऐसे तो नहीं लेना चाहते हैं? ये सुनकर पंडित जी ने कहा कि ये माना जाता है कि इस गांव के जो मुखिया है उनका हिस्सा सबसे ज्यादा होना चाहिए, और क्योंकि आप मुखिया की बीवी है इसीलिए आपसे सोना या चांदी या ऐसा कोई भी तत्व जो इस यज्ञ में काम आए वो हम लेंगे। हम इसे आपको वापस कर देंगे, आपको सिर्फ इस यज्ञ के लिए आपकी अंगूठी देनी पड़ेगी। सुशीला काकी ये सुनकर पहले दुखी तो हुई, लेकिन बाद में पंडित जी से ये कहा, देखिए पंडित जी, ये जो अभी जो हमने जो आपको कहा ना कि हमको सोने की अंगूठी नहीं देनी है, तो ये बात आप किसी को बताइएगा मत, हैं? हम बताएंगे कि हमने सोने की अंगूठी आपको दे दी और हमने आपसे अंगूठी वापस मांगी नहीं है। इसीलिए आप एक काम कीजिएगा, गांव वाले जब पूछेंगे तो आप उनको बताना कि सुशीला जी ने अंगूठी एक ही बार में दे दी। पंडित जी पहले कुछ बोले तो नहीं, इसके बाद सोचा कि क्योंकि उन्हें बड़ी रकम मिल रही है इसीलिए ये बोलने में क्या हर्ज है। गांव में अभी पूजा के लिए तैयारी शुरू हो गई। लोग इधर उधर जाने लगे ताकि यज्ञ के लिए कुछ भी चूक ना हो, और इधर हर रात को पायल की छन छन होती रहती और उसके साथ गाने का रिवाज चलता रहता। एक तरफ लोग जहां घर से निकलने को राजी नहीं थे, उसी तरफ सुबह में लोग जी जान लगाकर काम किया करते थे ताकि उन्हें ये यज्ञ करने में कोई असफलता ना मिले। पंडित जी ने और एक भी चेतावनी ये दी थी कि ये जो काली शक्ति है ये पूरी कोशिश करेगी कि किसी भी एक घर से अनाज ना आ पाए, और अगर ऐसा हुआ तो ये यज्ञ सफल नहीं होगा, और अगर ये यज्ञ एक ही बार में सफल नहीं हुआ तो मानो इस गांव में बहुत बड़ा कहर बरसेगा। लोग जब ये सुने तो वो डर के मारे और काम करने लगे।
उन्होंने ये सोच लिया कि इस बार कुछ भी हो जाए, उन्हें इस यज्ञ को सफल बनाना ही पड़ेगा। दिन बीतता गया और यज्ञ के समय पास आता गया। आखिरकार सोमवार आ ही गया और लोग सुबह से खूब तैयारी में जुटे हुए थे। पंडिताइन पंडित जी के साथ आ गई, उन्होंने भी अपना काम संभाल लिया। उसी समय सुशीला काकी अपने पति के साथ वहां पहुंच गई और वो पूछने लगी, अरे ओ पंडित जी, सुन रहे हैं ना? पंडित जी ने कुछ कहा नहीं पहले, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए और क्या किया जाए। उसी समय सुशीला काकी ने सब गांव वालों को एक तरफ जुट कर लिया और वो चिल्ला चिल्ला के बोलने ये लगी कि अरे गांव वालों, मैं तुम लोगों की खुशी के लिए अपनी ये सोने की अंगूठी इस यज्ञ में दान करने वाली हूँ। अगर आप लोगों को भी ये लगता है कि आप लोग कुछ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। गांव वाले ये बात सुनकर हैरान हो गए कि आखिर सुशीला काकी जैसी औरत इस गांव के लिए अपनी सोने की अंगूठी दे रही है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तब गांव वालों ने ये सोचा कि क्योंकि सुशीला काकी सोने की अंगूठी दे रही है, इसीलिए उन सबको भी कुछ ना कुछ देना चाहिए, और उन लोगों ने किया भी वैसा। शाम हो गई, अब रात के 7:30 बज गए। फिर से शुरू हुई वो छन 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 आवाज और गाने का रिवाज, लेकिन आज मानो छन छन कुछ कम थी। पंडित जी ने कहा कि वो चुड़ैल जो है वो गांव में घूम रही है और वो ये पक्का करने की कोशिश कर रही है कि किसी भी एक के घर से अनाज ना आए। हर गांव वालों ने ये पूरा तय किया कि अनाज हर किसी के घर से आए। आखिरकार अनाज की बंदोबस्त हो गई। हर गांव वालों ने अनाज बराबर दे दिया। उसी समय मुखिया जी ये कह रहे थे सुशीला काकी से कि उन्हें भी तो अनाज लाना है। सुशीला काकी ने कहा, अरे नहीं नहीं, हम लोग इतना सोने की अंगूठी दे रहे हैं, अनाज लाने की क्या जरूरत है। आप एक काम करो, अब बोल के लाभ नहीं है, किसी और को बता दो कि वो अनाज लेके आए हैं, हमारे घर से कुछ भी चीज लेने की जरूरत नहीं है, समझे कि नहीं आप? और ज्यादा होशियारी नहीं कीजिएगा, जैसे हम बोल रहे हैं वैसा ही चलिए, ठीक है? ये सुनकर मुखिया जी अब क्या कहते हैं, उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, जब तुम कह रही हो सुशीला तो मैं ये करता हूँ, लेकिन पंडित जी ने कहा था कि हर एक घर से आना चाहिए अनाज, तो उसका क्या होगा? इस पर सुशीला काकी ने कहा, और कितना अनाज चाहिए? ये पंडित जी खुद ही खा जाएंगे, इतना अनाज हम कह रहे हैं, इसलिए आप एक काम करो, कोई अनाज वनाज देने की जरूरत नहीं है, और इतना जोर जोर से मत बोलो, सबको सब सुन लेंगे क्या होगा तब। और ये कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं है, मैं आपको पहले बता रही हूँ। और मेरी ये जो सोने की अंगूठी अगर चली गई ना, मैं आपकी सारी उंगलियां काट लूंगी, समझ गई कि नहीं आप? अब ज्यादा बकिएगा मत, समझे कि नहीं? हाँ, कई बड़े अनाज देने वाले। ये सब चर्चा चल ही रही थी कि यज्ञ का वक्त हो गया। अब 12 बजने में कुल 30 मिनट बचे थे। पंडित जी बैठ गए और पंडित जी ने बार बार ये सबसे पूछा कि हर किसी ने अनाज लाया तो है। इस बार सब गांव वालों ने हामी भर दी और यज्ञ आखिरकार शुरू हो गया। जब यज्ञ शुरू हुआ तो वहां पे छन छन की आवाज मानो तेज हो गई। लोग डरने लगे। अपने बच्चों को लेकर वो एक घर में जाकर दुबक के बैठ गए। पर मुखिया और उनकी बीवी दोनों वहां से हिले नहीं, क्योंकि मुखिया की बीवी की अंगूठी जो वहां पे पड़ी थी, आखिर वो जाती कैसे वहां से, इसीलिए वो वहीं पे खड़ी रही।
और 5 मिनट बाद शुरू हुआ तांडव। तभी सुशीला काकी के सामने एक बहुत लंबा चौड़ा सा काला सा साया आकर खड़ा हो गया घूंघट में। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। जब मुखिया उस काले साए को देखे तो वो तो सर चकरा कर गिर पाए, पर सुशीला काकी को वो काला साया देखकर खूब हंसने लगी और अपने घूंघट के नीचे से सुशीला काकी को ये बोल रही थी कि क्यों रे सुशीला, तुझे याद है मैं कौन हूँ? बड़ी तो उस दिन कह रही थी कि मैं और मेरा भाई दोनों ही चोर हैं। आज कुछ नहीं बोलेगी तो सुशीला, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। क्या किया तूने? आज भी चोरी की? थोड़े से अनाज देने के लिए क्या तेरे अनाज के हिस्से से थोड़े से अनाज कम हो जाते तो एक दिन बिना खाए नहीं रह सकती थी। अब देख मैं कैसे इस पूरे गांव में आग लगा देती हूँ। इस गांव में मैं किसी को भी शांति से रहने नहीं दूंगी। और तेरी जो वो सोने की अंगूठी थी ना, वो तो अब तुझे नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी पता है सुशीला? क्योंकि तेरे तो हाथ ही नहीं रहेंगे, या फिर तेरी उंगलियों को मैं काट के इधर उधर कर इसी यज्ञ में फेंक दूंगी। तभी तुझे याद आएगा कि लोगों के ऊपर गलत इल्जाम लगाना कितना बुरा होता है। सुशीला, काकी कह के बुलाती थी ना मैं तुझे। तू तो काकी कहलाने के लिए भी लायक नहीं रही। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ, तू देखती जा। ये बोल के वो साया वहां से चली गई और यज्ञ की अग्नि बुझ गई। पंडित जी थोड़ी देर के बाद उठ के सुशीला काकी को ये बोलने लगे कि यज्ञ में बाधा पड़ गई है क्योंकि किसी एक के घर से अनाज नहीं आया है और अब ये गांव को दूषित होने से कोई नहीं बचा सकता। पंडित जी अपने सारे सामान को बटोर के चलने ही लगे कि वहाँ पे वो काला साया फिर से मंडराने लगा और इस बार उसने पंडिताइन को पकड़ ली। और पंडिताइन तब ऐसे बात करने लगी कि मानो उनके अंदर कोई दूसरा व्यक्ति हो और वो बहुत आक्रोश में हो। तब पंडिताइन ये बोलती है कि अरे ओ पंडित जी, कहाँ जा रहे हैं? जरा सा यज्ञ का तमाशा देखते तो जाइए। पूजा नहीं करेंगे क्या? इस पर पंडित जी बौखला गए। वो दौड़ते दौड़ते एक घर में घुस के और उस घर का दरवाज़ा उन्होंने लगा दिया और खिड़की से झांक के वो देखने लगे कि तभी उन्होंने देखा कि पंडिताइन ने एक छुरी ली और सुशीला काकी के चारों उंगली दाहिने हाथ के काट दी। सुशीला काकी जोर जोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी बचाओ बचाओ, पर कोई नहीं निकला और सामने में मुखिया गिरा पड़ा हुआ था। उस काले साए ने सुशीला काकी का बहुत बुरा हाल किया। मानो वो अधमरी पड़ी रही और कोई उन्हें बचाने नहीं आया। और थोड़े ही देर बाद पंडिताइन नीचे गिर गई और वो साया वहाँ से उड़ के चला गया। पंडित जी जब उस रूम से निकले तो उन्हें बहुत डर लगा क्योंकि उन्होंने ऐसा नज़ारा पहले कभी देखा नहीं था। जब उन्होंने पंडिताइन को जगाने की कोशिश की
तब पंडिताइन का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। पंडित जी को डर लग गया। फिर थोड़ी देर बाद पंडिताइन उठ गई। सुशीला काकी वहीं पे बेहोश पड़ी हुई थी। 10-15 मिनट बाद गांव वाले वहां पे आए और सुशीला काकी को उठा के डॉक्टर साहब के पास लेके जाने लगे। वो लोग जिस गाड़ी से सुशीला काकी को ले जा रहे थे, उसी गाड़ी का बीच रास्ते में चारों टायर पंचर हो गया। लोग हैरान थे क्योंकि एक ही बार में चारों टायर का पंचर होना कोई स्वाभाविक बात नहीं था। उन्होंने सोचा कि अब सुशीला काकी को डॉक्टर के पास ले जाना संभव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से डॉक्टर अभी भी 5.5 किलोमीटर दूर थे। और अगर डॉक्टर को बुलाया भी जाता तो आखिर लोग जाते कैसे, क्योंकि उनके पास तो ना कोई बाइक था और ना कोई दूसरा साधन। लोग बहुत परेशान हो गए और धीरे धीरे करके उसी रात सुशीला काकी की मौत हो गई। अगले दिन जब मुखिया उठ गए और उन्हें पूरा होश आ गया, तब लोगों ने उन्हें सच्चाई बता दी। वो थोड़ी देर तक बहुत रोने लगे, पर इसके बाद उन्होंने खुद कहा कि मैंने सुशीला को कहा था, मैंने सुशीला को कहा था कि थोड़ा सा अनाज दे दो, लेकिन वो नहीं माने। अब देखो मेरी सुशीला का क्या हुआ, वो इस दुनिया में नहीं रही है। राम, मेरा क्या होगा सुशीला, मेरा क्या होगा, तूने क्या किया मेरे साथ सुशीला, क्या किया तूने मेरे साथ। गांव वालों को जब ये बात पता चली, तब वो लोग गुस्से से आग बबूला हो गए। एक गांव वालों ने ये भी बोल दिया कि इस यज्ञ के असफल होने के पीछे ये मुखिया और सुशीला काकी ही थी। उन्होंने ढोंग रचाया कि उन्होंने वो सोने की अंगूठी दे दी, जबकि पंडित जी ने खुद सुबह उन सब से कहा कि सुशीला काकी ने उनसे कहा था कि वो अंगूठी की सच्चाई वो किसी से ना कहे। गांव के मुखिया अब डरने लगे, क्योंकि हर कोई इंसान उस मुखिया के ऊपर हमला करने को राजी हो गए थे। वो दिन भी बीतने लगा और शाम जब हो आई, तब फिर से शुरू हुआ छन 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 की आवाज और शुरू हुआ रिवाज। गान और तान, सुर और लय, लेकिन वो तब किसी को पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि लोग अब डर रहे थे। क्योंकि जिस शशिधर को उन लोगों ने चोर कह के पुलिस के हाथों दे दिया था, आखिर तो चोरी उसने की ही नहीं थी, क्योंकि उसी शाम पुलिस ने असली चोर को पकड़ लिया था। पूरे गांव के लोगों को बहुत बुरा लगा। उन्हें तब वो नज़ारा याद आया जब शशिधर चिल्ला चिल्ला के सबसे बोल रहा था कि उसने चोरी नहीं की। जब उसकी बहन पुष्पा घर पे रो रही थी और ये बोल रही थी कि अगर उसका भाई चला जाएगा तो उसे कौन देखेगा, मगर उन दोनों की किसी ने नहीं सुनी। और आज वही सब बातों के लिए इन दोनों को बहुत मुश्किल झेलनी पड़ रही थी। आखिर गलती किसकी थी? मुखिया की, सुशीला काकी की जो अब नहीं रही, या पुष्पा और शशिधर की पैसों की तंगी की, या पुलिस की? आखिर किसकी गलती थी? जिस किसी की भी गलती हो, वो दो कलाकार आज नहीं रहे। वो मर तो गए थे, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। फिर से पंडित जी को बुलाया गया और पंडित जी से ये कहा गया कि अब कुछ ऐसा कीजिए कि पुष्पा की आत्मा को शांति मिल जाए। तब पंडित जी ने कहा कि अब विधान पुष्पा की आत्मा ही दे पाएगी, क्योंकि उसने प्रण ले लिया है कि वो इस गांव को
और इस गांव में रहने वाले जितने भी लोग हैं, किसी को भी नहीं बख्शेगी। पुष्पा का ये बात पूरा साफ था कि वो अपने भाई के मरने का बदला वो सबसे लेगी। इस गांव में हर एक इंसान उसके भाई के मरने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। अगर उस दिन कोई एक इंसान भी बोल देता कि उसका भाई कातिल नहीं है या चोर नहीं है, तो शायद उस दिन वो बच जाता। शशिधर बचपन से इसी गांव में बड़ा हुआ था। तभी मुखिया ने कहा कि वो पुष्पा के आत्मा के साथ बात करना चाहता है। पंडित जी ने कहा कि ये काम इतना आसान नहीं होगा, आपको अकेले जाना पड़ेगा उसी जगह में जिस जगह में सब पूजा पाठ किया गया था, और वो रात को आपको वहां पे जाके रहना होगा और आप ही को बुलाना पड़ेगा। अगर वो आती है तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं आती है तो इस चीज का बदला वो पूरे गांव से लेगी, यही वो आपको समझा देगी। अगर आपके पास इतना साहस है तो आप पहले जाइए, और अगर वो आके आपको विधान बता के जाती है तो हम उस विधान पर काम करने की जरूर कोशिश करेंगे। तो ये थी पंडित जी की बात, जो बहुत साफ थी। अब पंडित जी अपने हाथों कुछ भी नहीं रखना चाहते थे। उन्होंने ये साफ साफ कह दिया कि सब चीज अब मुखिया के हाथों है। अगर उनके पास इतना साहस है कि वो जाके बात कर पाए तो अच्छा है, लेकिन जो कोई भी जाएगा उसे अकेला ही जाना पड़ेगा। मुखिया ने बहुत सोचा और फिर उन्होंने ये तय किया कि वो पुष्पा के आत्मा के साथ जरूर बात करेगी। जब शाम को मुखिया उस घर के अंदर गया जहां पे पूजा हो रही थी और पूजा की सारी सामग्री पड़ी हुई थी, वो बैठ के बहुत वक्त रोया, क्योंकि वहां पे उसने अपने सुशीला की वही अंगूठी देखी जिसके पीछे वो पागलों की तरह दौड़ती रहती थी। सुशीला काकी को सोना बहुत पसंद था। मुखिया बैठ के बहुत वक्त रोए और ये सब करते करते रात हो गई। मुखिया ने जैसे जैसे पंडित जी ने कहा वैसे वैसे कर आग जलाई और ऐसी कई सारी मंत्र का पाठ वो करने लगे। तब एकदम से मानो सब कुछ तोड़कर मरोड़कर कुछ एक बहुत बड़ा सा चीज मुखिया के घर के सामने में आके मानो धम करके रुक सा गया। और तभी मुखिया जब घर से निकलने वाले थे, उन्होंने वापस उसी काले साए को देखा, घूंघट में, हाथों में ढेर सारी चूड़ी और पैरों में पायल जो छन छन कर रही थी। मुखिया ने बहुत साहस किया और वो पूछे, क्या तुम पुष्पा हो? उस आत्मा ने पहले कुछ कहा नहीं। जब मुखिया ने दोबारा पूछा, बताती क्यों नहीं हो? क्या तुम ये पुष्पा हो? इस पर वो काला साया बोल पड़ा, अरे ओ मुखिया, अब तो बात पुष्पा पुष्पा कर रहा है। क्यों रे, अब तुझे मेरा नाच नहीं देखना? क्या कहा था तूने मेरे भाई को? क्या कहा था कि मैं तेरे घर में जाके नाचूं? अब नहीं देखेगा मेरा नाच मुखिया। पहले मुखिया तो बहुत डर गया, लेकिन इसके बाद मुखिया ने सोचा कि अब डर के कोई फायदा नहीं है, और तब मुखिया ने दोबारा बोला, अरे देख पुष्पा, तूने तो सुशीला काकी को मारे ही डाला। वो तो तेरी खुद की सुशीला काकी थी। ये सुनते ही
पुष्पा की आत्मा बोल पड़ी, मत बोल उसको मेरी काकी, मर गई वो औरत, मैंने ही मार डाला उसे मेरे हाथों से। मेरे भाई के मरने के पीछे तुम सब लोग हो और मैं इस गांव के किसी भी इंसान को नहीं छोड़ूंगी। तुझे तो मैं सबसे पहले मारूंगी मुखिया। ये सुनकर मुखिया अंदर में डर रहे थे, लेकिन उन्होंने दोबारा कोशिश की और वो कहने लगे, अरे पुष्पा, अगर तुझे मारना है तो मुझे मार डाल, ये सारे गहने पैसे सब ले ले, लेकिन इस गांव के लोगों को छोड़ दे। तेरी सुशीला काकी के बातों में आके उस दिन गांव वालों ने शशिधर को पकड़ा दिया। हमें लगा नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। पुष्पा, तू कुछ करेंगे, इन सब को छोड़ दे पुष्पा, इन सब को छोड़ दे, इन सब की क्या गलती है इसमें पुष्पा। जब मुखिया विनती करने लगे पुष्पा की आत्मा से, पुष्पा नहीं मान रही थी, वो बोले ही जा रही थी, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं मुखिया। जब मेरे भाई मर रहा था उस दिन जेल में काटा तो काटेंगे गाँव वाले, नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। तभी एकदम से एक छोटा बच्चा उधर आ गया और वो ये बोलने लगा कि पुष्पा दी, आप छोड़ दो ना हम लोगों को, आखिर क्यों मारना चाहती हो आप हमें? मेरी मम्मी मुझे शाम को घर से भी नहीं निकलने देती, सिर्फ बोलती रहती है कि पुष्पा आएगी पुष्पा। आपको याद है जब मैं बहुत छोटा था और मुझे ABCD भी बोलने नहीं आती थी, तब आपने मुझे सिखाया भी था और बोला था कि बड़े होकर अच्छा से पढ़ाई लिखाई करना। अगर आप मुझे और मेरे पापा मम्मी को मार दोगे तो मैं कैसे अंग्रेजी मीडियम स्कूल में जाके पढ़ूंगा, कैसे शाम को खेलूंगा? पुष्पा दी, आप छोड़ दो ना हम लोगों को, पुष्पा दी, आप छोड़ दो। जब पुष्पा ने ये सुना, उसे पहले बहुत बुरा लगा। वो आत्मा तो थी, पर वो जब जीवित थी तब भी बुरी नहीं थी, जब मर गई वो तब भी बुरी नहीं थी। और तभी दोबारा से गांव के मुखिया ने पुष्पा की आत्मा को ये पूछा, अरे ओ पुष्पा, तू चाहे मुझे मार डाल, लेकिन बता कि तेरी आत्मा की शांति के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तू जो बोलेगी हम लोग वैसे ही करेंगे, कोई भूल नहीं होगी। ये सुनते इस बार पुष्पा ये बोलती है कि अरे मुखिया, अगर तुझे मेरी आत्मा की शांति करवानी है तो तू मेरे घर में जाके, मेरी एक छोटी सी अलमारी है, उसमें से मेरी पायल निकाल के जहाँ पे मेरी मौत हुई है ना, उधर में जाके रख दे। और ये तुझे आज रात के अंदर ही करनी पड़ेगी। अगर तू ये काम आज रात के अंदर नहीं कर पाया तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, समझा मुखिया? अब जा, देख क्या रहा है मेरी तरफ, जा यहाँ से। तेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे
जल्दी भाग। ये सुनते ही मुखिया वहां से दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते जब वो पुष्पा के घर पहुंचा तब उसे कोई अलमारी नहीं मिल रही थी। वो खूब ढूंढ रहा था। ढूंढते 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 उसने देखा कि बाहर एक छोटी सी अलमारी पड़ी हुई थी, टूटी फूटी सी। वो जाके उस अलमारी में जब ढूंढने लगा तो उसे एकदम नीचे के हिस्से में लाल रंग के कपड़े में 2 पायल मिली, यानी कि एक जोड़ी घुंघरू। मुखिया उस घुंघरू को लेकर उसी जगह पे गया जहां पे पुष्पा की मौत हुई थी और वो घुंघरू जाके मुखिया ने वहां पे रख दी और वो फिर दौड़ के पुष्पा के पास आया और जब आके देखा तो देखा वहां कोई नहीं है। धीरे धीरे आसमान से अब काला साया हट रहा था और उजाला हो रहा था। मुखिया हाफता रहा, पर उसने आज ये सीखा कि किसी भी इंसान के कला को धुतकारना नहीं चाहिए। अगर हम सकते हैं तो उसे सराहना दे या फिर उसे कुछ ना कहे, पर किसी के गरीब होने से उसकी कला को हमें कभी छोटा नहीं मानना चाहिए। ये 2 कलाकार तो मर गए, पर इस पूरे गांव को उन्होंने ये जरूर सिखाया कि छोटे लोग गरीब हो सकते हैं, लेकिन हर गरीब चोर नहीं होता। दोस्तों, ये कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो आइएगा हमारे चैनल पे ज़रूर और सुनते रहिएगा और भी कहानियाँ। और हाँ, अगर आप लोगों को कोई भी कहानी भेजनी हो तो आप हमें मेल ज़रूर कर सकते हैं www.bhootkisachchikahani.com पर। स्पेलिंग है BHOOT भूत KIKI SACCHI सच्ची कहानी KAHAANI.com पर, या फिर आप हमें DM भी कर सकते हैं। हम लोगों ने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे में दे दिया है। थैंक यू।